नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिर से लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए फिर बिना देर किए टेस्ट को प्रारंभ कर देते हैं। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और श्रीगुप्त के शासन का जो समय था वो था 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक। और उसके बाद में उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का एक प्रमुख राजा माना जाता है। उसने कई सारे राजाओं को जीतकर अपने राज्य में शामिल किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे और इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय नाम की इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। आपको याद रखना है क्योंकि इस पुस्तक के बारे में भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय, याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। गुप्त काल में जितने भी सरकारी काम होते थे और जितने भी दरबारी काम होते थे वे सभी के सभी संस्कृत भाषा में ही संपन्न किए जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उसकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कभी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान भी रखना है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। स्कंदगुप्त का हुणों के साथ युद्ध भी हुआ था जिसमें स्कंदगुप्त की विजय हुई थी और इस बात का पता चलता है भीतरी अभिलेख से। याद रखिए, स्कंदगुप्त और हुणों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मिलता है भीतरी अभिलेख में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध था, हमें बताना है क्यों प्रसिद्ध था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य। गुप्त काल में कला और स्थापत्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इसीलिए गुप्त काल को कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जो गुप्त राजा थे उनके दरबार में कई विद्वान और कलाकार रहा करते थे। उसमें भी अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय उसमें सबसे प्रमुख राजा था जिसके दरबार में 9 प्रमुख रत्न यानी कि 9 विद्वान उसके दरबार में सदा रहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। जो अजंता कलाकृतियाँ हैं ये हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में और इनका निर्माण हुआ था ईसा की 2री शताब्दी पूर्व से 7वीं शताब्दी के बीच में इन सभी का निर्माण हुआ था। यहाँ पर कुल 29 गुफाएँ थीं। पहले यहाँ पर कुल 29 गुफाएँ थीं लेकिन वर्तमान में केवल 6 गुफाएँ ही शेष बची हैं और इनमें से गुफा नंबर 16 और 17 गुप्तकालीन है। ये आपको याद रखना है कि गुफा नंबर 16 और 17 गुप्तकालीन हैं और 1983 यानी 1983 में इन गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये सभी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार था वो विद्वानों से भरा रहता था। उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे और इन रत्नों में अगर हम बात करें तो कुछ रत्न बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जैसे कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी। और कालिदास अपने समय के बहुत महान
संस्कृत के विद्वान थे, उनके द्वारा कई सारे रचनाएं की गई हैं। और अगर हम उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो उनमें आता है नाम मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम। ये सभी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त। एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। और यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है कि एरण अभिलेख में ही सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कौन से अभिलेख से मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एरण अभिलेख से मिलता है, तो इसलिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हमें बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा, यानी काफ़ी लंबे समय तक वो भारत में रहे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और इस बात का पता चलता है उस काल की मुद्राओं से। कुछ मुद्राओं पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जो समुद्रगुप्त था वो साहित्य का प्रेमी था, कविताएं उसको प्रिय थीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? वैसे तो कई सारे राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया है, लेकिन सबसे प्रमुख जो जिनका नाम आता है वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। आमतौर पर इनको ही विक्रमादित्य के नाम से बुलाया जाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। जब चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों को पराजित किया गया, उनका उन्मूलन किया गया, तो उनको विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सदी में। चतुर्थ सदी में इसका निर्माण हुआ था और ये कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में ही स्थित है। और लोहे स्तंभ में लोहे की मात्रा है लगभग 98%। 98% लोहे की मात्रा होने के बाद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। बरसात भी होती है, मौसम भी बदलता है, उसके बावजूद भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजतंत्रात्मक। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। राजा का पुत्र ही राजा बनता था, फिर उसका पुत्र राजा बनता था, तो इस प्रकार से राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में ये पड़ता है और भगवान विष्णु को ये समर्पित है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को यहाँ पर दर्शाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत को प्रारंभ किया गया था। गुप्त काल में तो ये संवत काफ़ी प्रचलन में रहा, लेकिन गुप्त काल के बाद में इस संवत का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया। धीरे धीरे इसका प्रयोग होना बंद हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशयन किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और संस्कृत के कवि भी थे वो, और समुद्रगुप्त की सभा के एक महत्वपूर्ण सभासद उनको माना जाता है, और उन्होंने महत्वपूर्ण प्रयाग प्रशस्ति को लिखा भी था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई, तो आपको याद रखना है कि हरिशयन के द्वारा लिखी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीनार। गुप्त काल की सोने की मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। दीनार उस जमाने में काफ़ी प्रचलित थी। पूरे एशिया यूरोप में इनके माध्यम से व्यापार संपन्न कराया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता चुके हैं कि कुमार संभव किसने लिखा है, तो आप लोग समझ गए होंगे सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास। कालिदास के द्वारा कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण किया गया, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुमार संभव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट अपने ज़माने के महान गणितज्ञ थे और उनको जीरो की खोजकर्ता भी माना जाता है। उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। पहले भी हम इसके बारे में बता चुके हैं कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय, जो ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामगुप्त। रामगुप्त के द्वारा सबसे पहले तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। और जो रामगुप्त थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के प्रमुख प्रतापी राजाओं में से एक माने जाते हैं, उनके बड़े भाई का नाम था रामगुप्त। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था और अंतिम रूप से पूरी तरह से उनका उन्मूलन कर दिया था। और जिस शासक को उन्होंने पराजित किया था उस शासक का नाम था रुद्र सिंह तृतीय। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, पहले हम आपको समझा चुके हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाणभट्ट जो थे वो 7वीं शताब्दी के संस्कृत के गद्य लेखक और कवि थे, महत्वपूर्ण कवि थे ये अपने ज़माने के। और इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई थी। दोनों ग्रंथों के नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक ग्रंथ का नाम था इनका हर्षचरित, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम था इनके कादम्बरी। दोनों ग्रंथों के नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। कादम्बरी भी इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ था। तो ये दोनों ग्रंथ आप लोग याद रखिए, दोनों ग्रंथों के बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और वह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और वह लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसका नाम था सी यू की। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है उनके द्वारा लिखी गई, जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। आपको पुस्तक का नाम याद रखना है, सी यू की। कभी कभी पूछा जाता है कि सी यू की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आपको याद रखना है कि ह्वेनसांग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। उन्होंने अपनी राजधानी को थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज पहुंचा दिया था और उस जमाने का कन्नौज बहुत ही महत्वपूर्ण शहर भी माना जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 29वें नंबर का, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
बिल्कुल सही, जो आप लोग समझ रहे हैं वही इसका उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कन्नौज। कन्नौज हर्ष काल की राजधानी भी थी। हर्ष और सब उस काल का सबसे महत्वपूर्ण शहर भी कन्नौज को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा के साथ उनका विवाह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के अग्रज, अग्रज का मतलब होता है बड़े भाई, हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौड़ नरेश शशांक ने। गौड़ नरेश शशांक के द्वारा उनके बड़े भाई की हत्या की गई थी। शशांक बंगाल का एक हिंदू राजा था जो 7वीं शताब्दी में बंगाल का राजा था और वह हर्ष का समकालीन था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो गौड़ नरेश शशांक था वो बंगाल का शासक था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को वर्तमान शाक्यमुनि और यात्रियों में राजकुमार की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाहिर। जब सिंधों ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक था दाहिर। और सिंधों की सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने उनकी सेना का नेतृत्व किया था। मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिए आप लोग, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अरबों की सेना का नेतृत्व किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को उन्होंने इस कर से मुक्त रखा था। ये एक विशेष प्रकार का कर या टैक्स होता था जो गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने ब्राह्मणों को इस कर देने से बिल्कुल पूर्णतः मुक्त रखा था। ब्राह्मण इस कर को नहीं देते थे, बाकी सभी जातियां इस कर को देती थीं। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लागू कर दिया था। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो उसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 राजवंशों के नाम दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोमर। तोमरों के द्वारा दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी और इस बात की जानकारी मिलती है पृथ्वीराज रासो में। चंद्रवर दाई द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो, जिसमें बताया गया है कि तोमर राजा अनंगपाल, एक राजा का नाम है अनंगपाल, याद रखिए राजा का नाम, तोमर राजा थे। अनंगपाल के द्वारा दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी। और तोमर वंश का जो समय माना जाता है शासन का दिल्ली के अंदर, वो माना जाता है 900 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक। 900 से लेके 1200 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। और ये विजय स्तंभ स्थित है राजस्थान के चित्तौड़ में। राजस्थान के चित्तौड़ में ये स्थित है। और ये खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर जब इन्होंने विजय प्राप्त की थी तो उसकी याद में विजय के रूप में उन्होंने 1440 से लेकर 1448 के बीच में इस स्तंभ का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ही सही होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब। अरबों के द्वारा भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया गया, फिर बाद में अन्य कई देशों के जो
लोग थे, अन्य कई देशों के राजा थे, उन्होंने फिर भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 38वें नंबर का, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? अभी थोड़ी देर पहले हम आपको उनका नाम बता चुके हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई के द्वारा ही पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। और पृथ्वीराज रासो जो था वो पृथ्वीराज के जीवन से संबंधित था। इसमें पृथ्वीराज की प्रशंसाएं लिखी गई थी, पृथ्वीराज के द्वारा लड़े गए जो महत्वपूर्ण युद्ध थे उन सभी का इसमें वर्णन किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चंदेल राजपूतों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। और इन मंदिरों का निर्माण हुआ था 10वीं और 11वीं शताब्दी में। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। और ये मंदिर संबंधित हैं हिंदू और जैन धर्म दोनों से। कुछ मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित हैं और कुछ मंदिर जैन धर्म से संबंधित हैं। बहुत सारे यहाँ पर मंदिर हैं, कुछ मंदिर हिंदुओं के हैं, कुछ मंदिर जैनों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40वें नंबर का, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमदेव प्रथम। जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक था सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम। ये आपको याद रखना है कि जो भीमदेव प्रथम थे वो सोलंकी वंश के शासक थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सोलंकी वंश उनका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? मिताक्षरा पुस्तक के लेखक का नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और अपने ज़माने की कानून की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इसमें जो बातें लिखी गई थी हिंदू कानून से संबंधित, उसको प्रमाण के रूप में सभी जगह माना जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वो लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का, राधा के प्रति उनके वियोग का और भी अन्य कई उनके जीवन की घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। और ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। और लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि लक्ष्मण सेन जो थे वो सेन वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम के द्वारा ही कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और याद रखिए कि जो नरसिंह प्रथम थे वो थे गंग शासक, यानी गंग वंश के ये शासक थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोज परमार। भोज अपने ज़माने के बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे। वे परमार वंश के शासक थे। परमार वंश में 9वें नंबर के वे शासक माने जाते हैं। 9वें नंबर के वे शासक थे। राजा के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे। उनके द्वारा कई सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई। उनमें अगर हम महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो 3-4 पुस्तकें उनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, तत्व प्रकाश। तो ये उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार का विषय है। सम्रांगण सूत्रधार किसने लिखी है? ये तो हम आपको बता चुके हैं, राजा भोज के द्वारा इसको लिखा गया था। इसका जो विषय है वो है स्थापत्य शास्त्र। स्थापत्य कला से संबंधित ये पुस्तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। स्थापत्य शास्त्र इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धंगदेव।
धंगदेव यशोवर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। मतलब इनके पिता का नाम यशोवर्मन था और उन्हें मतलब धंगदेव को ही चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता भी माना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन सा राजा था, तो उसका उत्तर भी धंगदेव हो जाता है। धंगदेव ने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी। जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था और इसमें जयचंद्र की हार हो गई थी और फिर उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। कन्नौज के ऊपर शासन के लिए इन तीनों राजवंशों में लगातार लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और अंततः सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। प्रतिहार वंश को अंततः इसमें सफलता प्राप्त हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है कि इसमें प्रतिहार शासकों को सफलता प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय। दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। और एक बात और यहाँ पर बता देते हैं कि दंतीदुर्ग का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था कृष्ण प्रथम और उसी के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। दंतीदुर्ग का जो उत्तराधिकारी था कृष्ण प्रथम, उसके द्वारा कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण एलोरा के अंदर करवाया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामंत सेन। सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक था। तो आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। इसी तरह से लगातार आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।